Goal, nation's leading institute. हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। होप सो सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से टेस्ट सब दे रहे होंगे। तो आज हम लोग AITS मेजर टेस्ट 3 जो है उसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सॉल्यूशन यहाँ पे करेंगे। क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 से। चलिए देखते हैं कैसा क्वेश्चन है इस AITS के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखो क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट एल्केन इज। एल्केन के बारे में इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहला ऑप्शन दिया है, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सही बात है भाई, जितना भी एल्केन, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, कोई भी तुम ले लो, मीथेन ही ले लो, नॉन पोलर, नेट डाइपोल मोमेंट 0। क्यों? तो रेगुलर मॉलिक्यूल होता है, और कोई भी रेगुलर मॉलिक्यूल अगर होगा, सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं होगा, सराउंडिंग एटम सेम होगा, तो फिर वो क्या होगा बेटा, रेगुलर मॉलिक्यूल। तो उसका जो होगा नेट डाइपोल मोमेंट 0। तो इन जनरल हम लोग ये चीज कह सकते हैं कि एल्केन जो होगा वो नॉन पोलर। ये तो सही हुआ। अपने से क्या कहा, इनकरेक्ट। फिर देखो क्या दिया है, दे पजेज वीक भांडरवाल्स फोर्स। तो ये भी सही है। तो जो भी बेटा नॉन पोलर टाइप का कंपाउंड्स है, उसके दो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा वो वीक डिस्पर्सन फोर्स, या जिसको लंदन फोर्स कहते हैं, वो लगता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही हो गया। थर्ड में दिया है, दे आर हाइड्रोफिलिक नेचर। ये गलत है। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, हाइड्रोफिलिक मतलब जैसे तुम वाटर ले लो तो लायोफिलिक ऐसा बोलेंगे, ठीक है। लिक्विड लविंग, हाइड्रोफिलिक अगर बोलोगे तो वो जैसे हाइड्रो मतलब वाटर हो गया तो वाटर लविंग, लायोफिलिक लिक्विड लविंग इस तरह से, और लायोफोबिक तो लिक्विड हेटिंग इस तरह से, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में आपका क्या दिया, दे आर हाइड्रोफिलिक नेचर। तो बेटा अगर ये नॉन पोलर है एल्केन, वाटर में इनसॉल्यूबल होगा, तो हाइड्रोफिलिक नेचर कहां से होगा, हाइड्रोफोबिक नेचर होगा ना, ठीक है। तो यही थर्ड जो होगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, और यही हमसे पूछ रहा था, ठीक है। तो आंसर कौन सा होगा, थर्ड। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 6 को देखो क्या दिया हुआ है। देखो ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, याद रखने वाला क्वेश्चन है। क्या पूछा है, नोरेथ इंड्रोन एंड इथाइनाइल स्ट्रेडियोल, ये दोनों किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखो, एंटी डिप्रेसेंट, डिसइंफेक्टेंट, एंटी फर्टिलिटी ड्रग। तो स्टूडेंट ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग का एग्जाम्पल है। तुम एनसीईआरटी में देखोगे तो यही दोनों एग्जाम्पल दिया ही हुआ है एंटी फर्टिलिटी ड्रग में, ठीक है। तो वो तो याद रखना पड़ेगा तुमको, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसको देखिए क्या कहता है, एक रिएक्टेंट आपसे इस तरह का दिया हुआ है, यहां पे CH3 लगा है, यहां OH दिया है, और इस तरह का, ठीक है स्टूडेंट्स। और इसमें कह रहा है कि एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन हम लोगों ने कराया, और एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन करने से कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनता है, ऐसा पूछ रहा है। तो चलो देखते हैं, ऑप्शन से भी फिर उसके बाद देख लेंगे। तो यहां OH दिया है, मैं ऐसा करता हूं कि इसका ऑप्शन लिख देता हूं ताकि ये क्वेश्चन समझना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। तो इसका ऑप्शन जो दिया बेटा, यहां मैं लिख रहा हूं, फर्स्ट ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ है, उसके बाद ऐसा यहां पे डबल बॉन्ड। सेकेंड ऑप्शन को अगर देखोगे तो फिर वो इस तरह से दिया, यहां डबल बॉन्ड। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें देखो किस तरह से किया है, यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे मिथाइल, और यहां इथाइल, इस तरह से किया है। और एक फोर्थ ऑप्शन को देख लो, यहां पे डबल बॉन्ड दिया, फिर इस तरह से दिया। इन चारों ऑप्शन को भी हम लोग देखेंगे तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। स्टूडेंट्स इसका जो है हम लोगों को डिहाइड्रेशन करना है, एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। तो कॉन्क H2SO4 जैसे ले ले, तो कॉन्क H2SO4 लोगे तो सबसे पहले क्या होगा, H+ इसको प्रोटोनेट करेगा, फिर OH2+ वाटर यहां से रिमूव हुआ। अब वाटर को यहां से अगर रिमूव करोगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कैसा बनेगा जरा देखो,
यहां पे क्या आ जाएगा प्लस। अब जो यहां पे प्लस आया कार्बोकेटाइन में, अब तुमको देखना है कि क्या इसका रीअरेंजमेंट होगा, एक बार चेक करते हैं। तो अभी कितना हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन है, काउंट करो। तो यहां पे 3 हो गया, 2 यहां पे हो गया और 1 यहां पे हो गया। तो 3 2 5 और यहां पे 1 तो 6 हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन हो गया। अगर तुम इस प्लस को रीअरेंज करके यहां लाते हो तो 2 2 4 और यहां 1 5 ही हाइपर कंजुगेबल हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब स्टूडेंट्स अगर इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ तो अब अगला काम क्या है हमारा, बगल वाला हाइड्रोजन मतलब बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कीन बनाना। तो चलो बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करके एल्कीन बना के देखते हैं कि कौन कौन सा एल्कीन इसमें से बनता है। हमसे पूछा कि कौन सा नहीं बनता है, तो ऑप्शन भी लिखा हुआ है यहां पे। तो देखो, एक तो पॉसिबिलिटी होगा कि तुम इस वाले कार्बन से H हटा दो, तो डबल बॉन्ड कहां पे आएगा, यहां पे। तो देखो ये ऑप्शन है कि नहीं, यहां पे डबल बॉन्ड, तो ये रहा पहला ऑप्शन में दिया हुआ है। दूसरी पॉसिबिलिटी प्लस यहां है, इस वाले बीटा से H हटा दो, तो ऊपर में यहां डबल बॉन्ड आएगा, तो देखो वो भी दिया हुआ है। उसके बाद तीसरी पॉसिबिलिटी कि ये वाला जो बीटा है यहां पे H है ना, एक H, तो उससे हटे और यहां डबल बॉन्ड आए, तो देखो वो भी दिया हुआ है। लेकिन ये रिंग में कहां से डबल बॉन्ड आएगा, अगर रीअरेंजमेंट होता तब ना प्लस यहां आता, तब H यहां से हटा सकते थे। लेकिन बेटा रीअरेंजमेंट अगर होगा ही नहीं उस कार्बोकेटाइन में, तो प्लस यहां आएगा ही नहीं, तो फिर ये हाइड्रोजन कहां से हटेगा, मतलब ये वाला नहीं बन सकता है। तो वही तो आपसे पूछा था। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 ये था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों से क्या पूछा है, सिंपल सा एक क्वेश्चन है, मैं एग्जांपल के थ्रू उसको डिस्कस कर देता हूं। द एल्केन दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड टू करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल बाय KMnO4। स्टूडेंट्स KMnO4 जो होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब पॉइंट क्या है, अगर तुम एनसीईआरटी का बुक पढ़ोगे तो पॉइंट क्या है कि अगर एक एल्केन है और उस एल्केन में टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, माइंड इट, टर्शियरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो उसको अगर KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मान लो K2Cr2O7 ऐसा दे, तो वो एल्कोहल में ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे तुम एग्जाम्पल के लिए देखो CH3CH3H। अब ये जो कार्बन है ये टर्सरी कार्बन है, तो इससे जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा स्टूडेंट्स, टर्सरी हाइड्रोजन हुआ कि नहीं। तो अगर इसमें KMnO4 दिया जाए या K2Cr2O7 दिया जाए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये कन्वर्ट किसमें हो जाएगा, OH में। मतलब इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा। तो क्वेश्चन यही पूछा था आपसे 10 नंबर क्वेश्चन में कि कौन ऑक्सीडाइज होकर के KMnO4 के साथ, है ना, कि अल्कोहल बनाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर थर्ड ऑप्शन होगा, एल्केन हैविंग टर्सरी हाइड्रोजन। क्लियर हो गया होगा ये, ओके। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पे। अब देखिए आपसे 12 में क्या पूछा है, अपॉन हीटिंग कैप्रोलैक्टम विथ वाटर एट हाई टेम्परेचर द ऑब्टेन्ड पॉलीमर इज। तो कैप्रोलैक्टम का जो पॉलीमर होता है वो होता है नाइलॉन 6। कैसा होता है कैप्रोलैक्टम स्टूडेंट्स, तो एक 7 मेंबर का रिंग होता है जिसमें एक नाइट्रोजन होता है, देखो 1 2 3 4 5 6 7, और इसके बगल वाले पे डबल बॉन्ड। अब इसमें अगर वाटर दिया जाए और साथ में टेम्परेचर करीब करीब 533 से 543 केल्विन के अराउंड रहता है, तो ये याद रखना जरूरी नहीं है टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लिखा तो हो गया। तो इसका जो पॉलीमर बनेगा, ये कंडेंसेशन का एग्जांपल है, तो इसको लिखने का मैं एक आसान सा तरीका बताता हूं। तुम CONH के बीच का ऐसे बॉन्ड तोड़ दो, एक साइड लिखो ये CO, यहां से ब्रैकेट क्लोज कर दो। इसके बाद देखो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो लिख दो CH2 और इस साइड में क्या होगा स्टूडेंट्स, NH, तो लिख दो NH और इस तरह से N। ठीक है, तो N यूनिट ये लिए, पॉलीमराइज किए, तो ये जो बना पॉलीमर इसी को क्या कहते हैं, नाइलॉन 6। टायर का कॉर्ड ये सब बनाने में इसका यूज किया जाता है।
तो करेक्ट आंसर सेकंड ऑप्शन हो गया इसका, ठीक है, 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 13। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कुछ कह रहा है। सो वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में दिया है प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट गिवन इन द रिएक्शन, मतलब जो गिवन रिएक्शन है उसका प्रोडक्ट आपसे पूछा गया है, और दिया क्या, फॉर्मल्डिहाइड, और लिख के दिया 50% BaOH Hal2। स्टूडेंट्स जैसे ही तुम देखो ना ये 50% NaOH दे या KOH दे, CaOH Hal2 दे, BaOH Hal2 दे, ठीक है, मतलब एक तरह से समझो कॉन्संट्रेटेड टाइप का कुछ चीज दिया हुआ है। अब स्टूडेंट्स अगर एल्डिहाइड या कीटोन हो और उसके साथ बेस दिया हो NaOH, KOH, CaOH Hal2 व्हाटएवर, तो तुम दो ही चीज जनरली दिमाग में लाओ, क्या, एक तो एल्डोल कंडेंसेशन और दूसरा कैनिजारो रिएक्शन। तो इसको अगर देखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अब कार्बन ही नहीं है, कार्बन ही नहीं है अल्फा, तो अल्फा हाइड्रोजन कहां से आएगा। तो स्टूडेंट्स अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बताओ एल्डोल देगा या फिर कैनिजारो, तो तुमको क्लियर होगा ये चीज कि ये कैनिजारो देगा। और कैनिजारो का तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट लिख सकते हो, इसके 1 मोल को ऑक्सीडाइज कर दो और दूसरे मोल को रिड्यूस कर दो। तो 1 मोल ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या बनेगा, HCOOH बनेगा, लेकिन मीडियम बेसिक है तो लिखोगे कैसे, HCO-, और दूसरा इसी को रिड्यूस कर दो तो पाई तोड़ दो, H और H लगा दो, तो क्या बन गया, CH3OH। इस तरह से प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 13 का फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 16, और 16 में कह रहा है रीअरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2। अब SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, तो तुम याद करो पढ़े हो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस, और स्टेरिक हिंड्रेंस अगर लगभग सेम हो तो फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीविंग एबिलिटी ऑफ लीविंग ग्रुप। तो एक बार करते क्या है, जो कंपाउंड्स दिया है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो देखो फर्स्ट दिया है 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो 1 2 3 4, और यहां पे ब्रोमीन लगा दिया, तो ये 1 ब्रोमोब्यूटेन हो गया। दूसरा दिया है 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तो देखो 1 2 3 4, तो 1 ब्रोमो 1 इसको मान लिए, 2 डाइमिथाइल, यही है ना बेटा, 2 डाइमिथाइल, तो 2 पे देखो 2 मिथाइल लगा दिया, H तो लगा ही दोगे तुम। उसके बाद थर्ड में है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो देखो 1 2 3 4, तो 2 पे फिर मिथाइल लगा दो। और फोर्थ जो है वो है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो 1 2 3 4, 1 पे ब्रोमो, 1 2 3 3 पे हो गया मिथाइल, ठीक है। तो ये कंपाउंड नंबर 1, ये कंपाउंड हो गया 2, ये कंपाउंड हो गया 3, और ये कंपाउंड हो गया 4। तो 4 कंपाउंड आपके पास है, और इसी चारों में SN2 का रिएक्टिविटी चेक करना है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस देखते हैं, H तो लगा ही सकते हैं हम लोग। अब देखो सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस देखोगे तो इसी में होगा, फर्स्ट में, ठीक है। सबसे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस फर्स्ट में ही देखने को मिलेगा, कोई ब्रांचिंग कहीं कुछ नहीं है। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, फर्स्ट की। इसके बाद देखो ये 2 नंबर पे ही 2 ठो मिथाइल लगा दिया, इसमें 2 नंबर पे 1 मिथाइल लगाया, इसमें 3 पे 1 मिथाइल लगाया, तो इसमें दूर पे है, तो इस पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा कम हुआ, इसलिए 1 के बाद कौन सा आएगा स्टूडेंट्स, 4 आएगा। इसके बाद अगर देखो तो 3 बचा हुआ है और 2 बचा है, तो 2 में ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस दिख रहा है, इसीलिए 3 हो जाएगा, और 3 के बाद 2 होगा। SN2 का रिएक्टिविटी मतलब सिंपल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस से हम देख सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली करेक्ट ऑप्शन अगर देखो तो 1 4 3 2, और ये गिवन है थर्ड ऑप्शन में, तो 16 का कौन सा हो गया, थर्ड। चलिए इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, और 18 एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए उसमें क्या कह रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरोफॉर्म गेट्स कन्वर्टेड इनटू हाईली पॉइजनस सब्सटेंस। तो बेटा अगर क्लोरोफॉर्म तुमको दिया हुआ है, ये जब O2 एयर का O2 इसको मिल जाए और इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो ये एक डेडली पॉइजनस गैस COCl2 में कन्वर्ट हो जाता है। और इसी COCl2 को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? तो फॉस्जीन गैस इसको कहा जाता है। तो ये बहुत हाईली पॉइजनस इन नेचर होता है। तो आपसे वही पूछा गया है उसका नाम, तो आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन फॉस्जीन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। और देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 इसमें दिया हुआ है, अमॉन्ग द फॉलोइंग विच ऑफ द पैरामीटर वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैव टू सेम वैल्यूज। किसके किसके लिए? तो एक है C3H7OH, मतलब एक जो दिया वो अल्कोहल दिया, ठीक है, और दूसरा जो है वो है CH3CH2OCH3, तो ये हो गया ईथर। अब तुम क्लियरली देख सकते हो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, C3H8O। इसका भी देखो, C हो गया 3, H हो गया 3, 2, 5, 3, 8 और O। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला अगर देखोगे तो C3H8O है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। एक एल्कोहल है, एक ईथर है, तो दोनों तो हो गया कौन सा? आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर हो गया। अब इसमें पैरामीटर देखो, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये दोनों आइसोमर हो गया, फंक्शनल आइसोमर है, और फंक्शनल आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर होता है। कह रहा है कि कौन सा पैरामीटर का सेम वैल्यू होगा, ऐसा पूछ रहा है। तो बेटा पहला दिया है हीट ऑफ वेपोराइजेशन, फिर दिया वेपर प्रेशर एट सेम टेम्परेचर, फिर बॉइलिंग पॉइंट। तो स्टूडेंट्स जो आइसोमर्स होते हैं ना, पर्टिकुलरली उसमें भी स्ट्रक्चरल आइसोमर, तो उनकी सभी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। तो ये सब तो वही फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में दिया है, तो ये तो डिफरेंट होना ही होना है। लेकिन जो चौथा ऑप्शन दिया है उसमें क्या दिया है देखो, गैसियस डेंसिटी एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो तुम फिजिकल में एक फॉर्मूला पढ़ते हो गैसियस स्टेट में, PM = DRT, ऐसा पढ़ते हो। अब इसमें कांस्टेंट क्या क्या है देखो, दिया है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट होता ही है, ठीक है ना। प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है, R तो कांस्टेंट होता ही है। तो ये जो डेंसिटी होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट के होगा कि नहीं? अब बेटा ये जो डेंसिटी है ये मॉलिक्यूलर वेट के प्रोपोर्शनल है, तो इन दोनों का मॉलिक्यूलर वेट तो एग्जैक्टली सेम है, आइसोमर है, इसीलिए डेंसिटी दोनों का सेम होगा। तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा हो गया? फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है क्वेश्चन नंबर 31, तो उसको देखते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 31 हम लोगों के पास है, देखिए उसमें क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, मतलब आपके पास 4 बेस दिया हुआ है और उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है। तो मैं चारों बना देता हूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आपके पास। तो देखिए यहां पे NH इस तरह से दिया, फर्स्ट ये दिया हुआ है, सेकेंड में जो दिया हुआ है वो पिरिडीन बना के दे दिया इस तरह से, इसका लोन पेयर शो किया है। थर्ड जो दिया हुआ है NH इस तरह से बना के दिया, पायरोल। और फोर्थ जो दिया हुआ है इसका ऑप्शन ये कुछ इस तरह से दिया। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है इसमें, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से कौन सा होगा? तो चलो देखते हैं। इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका sp2, ठीक है। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर किया जाए, समझो इधर। यहां भी नाइट्रोजन का लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब ये किसी को नहीं दे रहा है। और यहां भी अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर बोले तो ये आपको पता है कि पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं पार्टिसिपेट करता है रिंग के साथ, ठीक है, लोन पेयर। तो ये भी लोकलाइज्ड ही हुआ, मतलब रिंग के अंदर नहीं जा रहा है। तो ये भी आसानी से डोनेट कर सकता है, ये भी आसानी से डोनेट कर सकता है। बेस की तरफ बिहेवियर देखना, ठीक है। अच्छा, ये जो नाइट्रोजन है इसका लोन पेयर तो हाईली डिलोकलाइज्ड है, ये एरोमेटिक है, पायरोल तुमको पता हुआ है।
अब अगर तुमको ये पता है तो इसका लोन पेयर हाईली डिलोकलाइज्ड अंदर में ही है, तो बाहर किसी लुईस एसिड को देने की टेंडेंसी क्या होगी? कम। तो ये तो सबसे कम डोनेट करेगा, मतलब सबसे वीक बेस तो यही होगा, क्योंकि ये रिंग के अंदर ही बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो बाहर किसी को देने की टेंडेंसी कम हो गई। अच्छा, इन दोनों में कैसे देखोगे? ये sp3 है, ये sp2 है, तो sp2 वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है। अब अगर ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो उसके खींचने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, देने की टेंडेंसी कम होती है। या तुम ऐसे सोचो ना, डोनेट करेगा तो इस पे प्लस आएगा तो लेस स्टेबल, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे। सिंपल सा बात, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ये नाइट्रोजन है तो देने की टेंडेंसी कम। अब बचा ये और ये, ठीक है ना, ये दोनों। इन दोनों में कैसे देखा जाए? सिमिलर टाइप का है, खाली यहां n है, यहां O है, यहां भी लोन पेयर है और यहां भी लोन पेयर है, तो ये भी डोनेट कर सकता है बेस की तरह, ये भी डोनेट कर सकता है। ज्यादा कौन डोनेट करेगा? अब सोचो, अगर n डोनेट करेगा तो n पे प्लस आएगा, और अगर O डोनेट करेगा तो O पे प्लस आएगा। स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज उस पे लेस स्टेबल होगा, तो मोर स्टेबल कौन होगा? n पे प्लस। अब अगर n पे प्लस मोर स्टेबल है तो इसके देने की टेंडेंसी मतलब ज्यादा हो गई। इस कारण से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन। आई थिंक अब ये आपका क्लियर अच्छे से हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 34, और देखिए आसान सा एक क्वेश्चन आपसे 34 जीओसी का पूछा कि which of the following contain प्लस m एंड माइनस i इफेक्ट। तो अगर NO2 का बात करें तो NO2 तो स्टूडेंट्स माइनस m भी होता है, माइनस i भी होता है। नेक्स्ट जो दिया है CN, ये भी माइनस m शो करेगा, माइनस i शो करेगा। लेकिन OCOCH3 को देखो, तो ये फर्स्ट एटम पे लोन पेयर है, तो अगर फर्स्ट एटम पे लोन पेयर हो तो रेजोनेंस में वो ग्रुप डोनर की तरह बिहेव करता है, और तुम जानते हो जो ग्रुप रेजोनेंस में डोनर की तरह बिहेव करता है उसका प्लस m इफेक्ट होता है। तो इसका प्लस m तो होगा ही होगा, और साथ ही साथ क्योंकि ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए माइनस i भी होगा, इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी होगी माइनस i से, तो प्लस m और माइनस i इसका होगा। और फिर फोर्थ में जो दिया है CHO, ये भी उसी हिसाब से माइनस m और माइनस i, तो प्लस m और माइनस i कौन सा हुआ स्टूडेंट्स? थर्ड ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर हो गया थर्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन बी में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है 38। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 को। तो देखिए 38 क्वेश्चन नंबर में हम लोगों से क्या पूछा गया। कहता है क्लीमेंसन रिएजेंट इज बेस्ट सुटेबल फॉर व्हिच कन्वर्जन। तो ये चारों ऑप्शन मुझे इसमें लिखना पड़ेगा यहां बोर्ड पे, तो मैं पहले लिखता हूं और फिर आपको समझाता हूं कि कौन सा सबसे ज्यादा सुटेबल है। तो आपको क्लीमेंसन रिडक्शन याद होगा। क्लीमेंसन रिडक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर आप एल्डिहाइड या फिर कीटोन लेते हो, ठीक है, एल्डिहाइड या कीटोन, और इसका रिएक्शन कराते हो जिंक अमलगम प्लस कॉन्केसियल से, तो ये कन्वर्ट हो जाता है CH2, CO कन्वर्ट हो गया CH2। माइंड इट, एल्डिहाइड या कीटोन का रिएक्शन है, ठीक है। अब आगे बढ़ो। अब इसमें देखो 38 जो है, फर्स्ट ऑप्शन इस तरह का कुछ दिया है, यहां OH लगा दिया है, और इसके बाद इस तरह से यहां पे डबल बॉन्ड O और H, और इसको कन्वर्ट किया है ये यहां OH इस तरह से। अब सोचो स्टूडेंट्स, अगर तुम इसमें ZnHg प्लस कॉन्केसियल लोगे तो ये CO तो ठीक है, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब वो CH3 तो ठीक है, लेकिन क्लीमेंसन में ZnHg के साथ HCl भी तो रहता है। अब वो HCl ROH से रिएक्शन करेगा कि नहीं? तुमको पता है कि ROH इसमें अगर HX देते हैं तो RX बनता है, एल्काइल हैलाइड का ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो इसका क्या एल्कोहल ग्रुप जो है वो भी रिएक्शन कर लेगा कि नहीं? लेकिन ये प्रोडक्ट में OH को एज इट इज रहने दिया है,
मतलब इसके लिए क्लीमेंसन रिडक्शन ज्यादा सूटेबल नहीं होगा। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, मतलब जो HCl इसमें था रिएजेंट में वो इससे रिएक्शन कर लेगा। प्रोडक्ट तो ऐसे ही बना दिया, ये सीधा सा बात समझो तुम, ये OH को ये एज इट इज रखना चाह रहा है, लेकिन क्लीमेंसन के रिएजेंट में क्या है HCl, वो तो इसको कन्वर्ट कर देगा, इसलिए ये सूटेबल नहीं है। सेकेंड ऑप्शन को देखो तो उसमें तो सेकेंड ऑप्शन में आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है और इसको कन्वर्ट कर दिया है ये, तो बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए CO को CH2 में तो ये करता नहीं है, ये तो एल्डिहाइड या कीटोन को करता है, ये भी गलत है। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का, यहां डबल बॉन्ड O और इसको कन्वर्ट फिर से किया OH, ठीक है, तो ऐसा भी कुछ ये नहीं करता है। क्लीमेंसन तो CO को जो है CH2 में कन्वर्ट करता है, ये OH एडिशनल लगा हुआ है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, और डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर दिया ये। लेकिन फोर्थ ऑप्शन को देखो तो वही इसके लिए सुटेबल है और वही करेक्ट आंसर भी है, तो उसमें इस तरह का कन्वर्जन किया है। देखो ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, ये थर्ड और ये फोर्थ, इसको कन्वर्ट किया है सिंपली, तो सही तो है। ये CO किस में कन्वर्ट हो गया, CH2 में, मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, फोर्थ, क्लीमेंसन से। तो आई थिंक 38 आपको अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम लोगों के पास जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 43। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को क्या कह रहा है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 43 को हम लोग अब देखते हैं क्या कह रहा है। आपसे कह रहा है 43 में अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स HCl, और इसमें जो दिया हुआ है वो एल्डिहाइड या कीटोन बना के दिया है। तो बेटा एल्डिहाइड या कीटोन जो होता है उसका रिएक्शन अगर HCN से कराओगे तो वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है ना। जैसे तुम ये एल्डिहाइड या कीटोन लिए और इसका रिएक्शन HCN से कराए तो CN- इस पे अटैक करेगा, CO को ओपन करेगा और फिर H+ उसको OH कर देगा, और प्रोडक्ट क्या बनेगा, उसी कार्बन से CN और OH, और इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, साइनोहाइड्रिन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन होता है ना, ये होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रिएक्टिविटी कैसे देखते हैं, तो इस कार्बन पे, कार्बोनाइलिक कार्बन पे जितना ज्यादा डेल्टा प्लस होगा उतनी आसानी से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ डेल्टा प्लस ऑन कार्बोनाइलिक कार्बन। और दूसरा, मान लो यहां स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा हो तो भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में दिक्कत होगा, तो ऐसा भी कह सकते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, अब जो सबस्ट्रेट दिया है उसका मैं स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि काम आसान हो जाए हम लोगों का। तो फर्स्ट में दिया है एसिटल्डिहाइड, तो ये हो गया CH3COH। सेकेंड में दिया है एसीटोन, तो ये हो गया CH3COCH3। और थर्ड में दिया हुआ है मिथाइल टर्शियरी ब्यूटाइल कीटोन, तो देखो CO एक साइड में क्या लगा दिए, मिथाइल, और दूसरे साइड में ये रहा आपका टर्शियरी ब्यूटाइल। ठीक है, अब तुम देखो कहां पे डेल्टा प्लस ज्यादा है, तो यहां पे दोनों CH3 प्लस आई से डोनेट कर रहा है, यहां पे CH3 और ये टर्शियरी ब्यूटाइल जो है इस CO की तरफ यहां से डोनेट कर रहा है। तो डेल्टा प्लस तो सबसे ज्यादा फिर इसमें होगा ना, फर्स्ट में, क्योंकि डोनर ग्रुप कम है, और दूसरी बात स्टेरिक हिंड्रेंस भी यहां पे कम है, तो सबसे ज्यादा 1 का रिएक्टिविटी, फिर 2 का, यहां तो हिंड्रेंस भी ज्यादा है और इसका प्लस आई भी ज्यादा होगा, तो यहां पे डेल्टा प्लस जो होगा वो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या हो गया स्टूडेंट्स, 1, उसके बाद 2 और उसके बाद 3। तो करेक्ट आंसर अगर इसमें से देखोगे तो वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 43 का। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम लोगों के पास है 45। व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर।
तो स्टूडेंट्स ये तो तुमको याद होगा, विनेगर जो होता है उसमें एसिटिक एसिड रहता है CH3COH, 3 to 10%, अलग अलग में अलग अलग। तो मान के चलो 3 से 10 के बीच में कुछ भी रह सकता है, ठीक। तो ऑप्शन जो होगा फर्स्ट ऑप्शन एसिटिक एसिड। और इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन इसमें है, नहीं एक और है 48, कहता है आइडेंटिफाई द पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट। तो स्टूडेंट्स पार्टिकुलेट पॉल्यूटेंट जो होगा, तो इसमें से देखो क्या क्या ऑप्शन से तुमको देखना पड़ेगा, डस्ट, मिस्ट, फ्यूम्स, तो तीनों हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। पार्टिकुलेट नेचर का जो पार्टिकल नेचर का होगा पॉल्यूटेंट, ठीक है। तो ये फोर्थ ऑप्शन इसका ऑल ऑफ दीज। चलिए अब आते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन और है 50 नंबर, 50 नंबर। और 50 नंबर क्वेश्चन जो है ये एजर्सन रीजन का क्वेश्चन है, तो इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एजर्सन में रीजन में दोनों देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 50, और इसमें आपसे कह रहा है एजर्सन को देखो, एसिटानाइलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो पहले एसिटानाइलाइड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो बेंजीन में लगा दो NHCOCH3, और एनिलीन तो तुमको पता ही है, बेंजीन में लगा दो NH2। अब क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, पहले इन दोनों में देख लो कौन लेस बेसिक कौन मोर बेसिक होगा। तो यहां जो N का लोन पेयर है ये रेजोनेंस से इस रिंग के अंदर भी आ रहा है और रेजोनेंस से इधर भी जा रहा है, और एनिलीन में अगर बात करोगे तो सिर्फ रिंग में जा रहा है। तो यहां जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है वो इस साइड भी डीलोकलाइज्ड है और रिंग के अंदर भी डीलोकलाइज्ड है, मतलब यहां पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम है। तो दूसरे को देने की टेंडेंसी, दैट मींस बेस की तरफ बिहेव करने की टेंडेंसी इसकी कम होगी कि नहीं। और इसके पास अगर नाइट्रोजन के पास बोले तो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी, क्यों, रिंग के अंदर ही दिया और तो कोई एक्सेप्टर ग्रुप इसके साथ लगा ही नहीं, इसमें तो ये अच्छा एक्सेप्टर लगा COCH3। तो इसके पास अगर बोले तो लोन पेयर मोर अवेलेबल रहेगा, मोर अवेलेबल। और अगर लोन पेयर मोर अवेलेबल है मतलब डोनेटिंग टेंडेंसी इसकी ज्यादा होगी। तो अगर बेसिक स्ट्रेंथ इस दोनों में बोले तो 2 greater than 1 होगा ना एनिलीन का। अब एजर्सन में लिखा है एसिटानाइलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन, माना एनिलीन ज्यादा बेसिक, मतलब ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ट्रू हो गया एजर्सन। अब रीजन देखो, रीजन में दिया है कि एसिटाइलेशन ऑफ एनिलीन रिजल्ट इन डिक्रीज ऑन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन। ये क्या कह रहा है देखो, एनिलीन अगर लिए और इसका एसिटाइलेशन करा दिया, ठीक है, मान लो हम लोग ले लिए साथ में CH3COO COCH3, एसिटाइलेशन मतलब यहां एसिटाइल ग्रुप का जोड़ना। तो ये इस कार्बन पे अटैक करेगा, CO को ओपन रिटर्न होके इसको भगा देगा। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनता है वो NHCOCH3, तो H हट के एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया, इसीलिए एसिटाइलेशन बोले, ठीक है ना। इसको शॉर्टेन बॉमेन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना NHCOCH3, मतलब हम लोगों ने एसिटाइलेशन कराया, उसके चलते क्या हुआ, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो गई एज कंपेयर टू एनिलीन, है कि नहीं। नाइट्रोजन के पास अभी जो लोन पेयर है मतलब उसकी अवेलेबिलिटी है यहां पे कम हो गई, क्यों, क्योंकि ये इसको भी दे रहा है। समझ में आ रहा है बात। तो यही ये सेकंड में कह रहा है कि एसिटाइलेशन जो एनिलीन का कराएंगे इससे नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा। तो ये भी सही हो गया। अब इसमें तुमको देखना है कि ये स्टेटमेंट जो है रीजन वाला वो सही है कि नहीं। बिल्कुल सही है। कैसे स्टूडेंट्स, तो बेटा अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है तभी नहीं ये दूसरे को देने की टेंडेंसी कम रखेगा, और कम रखेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर देने की टेंडेंसी, डोनेटिंग टेंडेंसी, इसलिए ये लेस बेसिक होगा। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आपसे कि आप अच्छे से टेस्ट तो दिए ही होंगे और आगे का टेस्ट भी बहुत अच्छे से देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। थैंक यू।